पंचवीं क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह है समानता का अधिकार। कौन सा टॉपिक? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में निम्न समानताओं का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है, 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार। ठीक है। फिर अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद वर्जित है। अर्थात इन आधारों पर भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन आधारों पे? धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या फिर जन्म स्थान के आधार पे। ये जो 5 आधार हैं, इन पांचों आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर में समानता, अर्थात सरकारी नौकरी प्राप्त करने के संबंध में सबको बराबर के राइट मिलने चाहिए, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे वो किसी क्षेत्र से हो। फिर है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अर्थात भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं बरती जाएगी, न तो व्यवहार में न दिखावे में। किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की छुआछूत भारत राज्य क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दी जाती है। फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अर्थात भारत राज्य क्षेत्र में सभी प्रकार की उपाधियों के वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। ये तो हो गया संक्षेप में, एक टेबल टाइप में हो गया। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में देखो, सबसे पहले आता है समता का अधिकार। जैसा कि अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति व्यक्ति अर्थात यह अधिकार भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और साथ साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा, पहला वाक्यांश ये है। और दूसरा वाक्यांश है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अधिकांश संविधानों में या तो विधि के समक्ष समता मिलता है, अर्थात अधिकांश संविधानों में या तो ये मिलता है या फिर विधियों के समान संरक्षण ये मिलता है। तो ये दोनों वाक्यांश किसी संविधान में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे अपन चलते हैं। विधि के समक्ष समता से क्या तात्पर्य? 2 वाक्यांश बताए थे। तो विधि के समक्ष समता जो वाक्यांश है वो एक नकारात्मक वाक्यांश है, अर्थात यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। देखो इसको आगे, जिसका तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्य में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात जिन व्यक्तियों की परिस्थितियां समान है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से भी समान है, शारीरिक रूप से भी समान है, जाति आधार पे भी समान है, क्षेत्रीय आधार पे भी समान है, सभी आधारों पे वो समान है, तो उनको जो विशेषाधिकार दिए जाएंगे वो समान रूप से दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? समान रूप से विशेषाधिकार दिए जाएंगे और समान रूप से ही उन पे कर्तव्य आरोपित किया जाएगा, कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो यह एक नकारात्मक वाक्यांश है कि राज्य नहीं करेगा। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब घूम फिर के यही निकलता है कि जितने भी भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति हैं, अर्थात चाहे वो भारतीय नागरिक हो अर्थात या विदेशी व्यक्ति हो, वे सभी विधि के समक्ष समान होंगे। दूसरा जिसको वाक्यांश था वह है विधियों का समान संरक्षण। 2 वाक्यांश है, यह वाक्यांश सकारात्मक है, अर्थात यह वाक्यांश हमें बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए।
देखो इसको पढ़ते हैं। इसे अमेरिका अमेरिकी सिद्धांत समान के बीच समानता से लिया गया है। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखा जाएगा और समान रूप से लागू किया जाएगा, चाहे वे विशेषाधिकार हो या कर्तव्य हो। इस सिद्धांत के अनुसार बलिष्ठ और निर्बल समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब है, इसमें कहा है कि भारत राज्य समान के बीच समानता बरतेगा, अर्थात दो व्यक्ति अगर समान है तो समान व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, समान रूप से आर्थिक सहायता उनकी दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति उच्च जाति से बिलोंग करता है और एक व्यक्ति निम्न जाति से बिलोंग करता है, एससी एसटी से बिलोंग करता है और एक जनरल से बिलोंग करता है, तो दोनों की परिस्थितियां समान नहीं है, क्योंकि एक की जाति काफी पिछड़ी हुई है और एक की जाति काफी एडवांस रही है। ठीक है, तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर दो व्यक्ति समान है तो उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति निर्बल है, इससे आर्थिक रूप से निर्बल है, जिसकी मंथली इनकम 5,000 के लगभग है, और एक व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम 50,000 के लगभग है, तो ये दोनों व्यक्ति समान नहीं होंगे आर्थिक दृष्टि से, तो इनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर राज्य आर्थिक सहायता देनी चाहती है तो किसको देगी? जिसकी मंथली इनकम 5,000 रुपए है उसको देगी। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पे। किस पे? अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं करेगा। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। इसमें एक और है, लिंग के आधार पे। क्या है? लिंग के आधार पे। लिंग के आधार पे, अर्थात ये 5 आधार है। इन आधारों पे राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 के कई खंड है, हम प्रत्येक खंड को पढ़ते हुए चलते हैं। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में कह दिया है कि 5 आधार हैं, इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं होगा। और अन्य आधार पे भेदभाव हो सकता है, आर्थिक दृष्टि के आधार पे भेदभाव हो सकता है, या फिर अन्य आधार पे भेदभाव हो सकता है। लेकिन 5 कौन कौन से आधार हैं? धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15(1) कहता है। अनुच्छेद 15(2) राज्य तथा नागरिक दोनों द्वारा विभेद वर्जित है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य भी ऐसा विभेद नहीं करेगा और नागरिक भी ऐसा विभेद नहीं करेगा। कैसा नहीं करेगा? यह अनुच्छेद किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर रोक लगाने पर प्रतिबंधित करता है। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों अर्थात पार्कों में, होटल में जाने से नहीं रोक सकते। न तो आप रोक सकते और न ही राज्य रोक सकता। तो ये दोनों पर लागू है, प्रत्येक नागरिक पे भी लागू है। नागरिक का भी दायित्व है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर किसी को प्रतिबंधित न करें, और राज्य का भी दायित्व है कि इस प्रकार का कोई भेदभाव न हो। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 15(3), स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध। अब अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि ऊपर आपने जो 2 चीजें पढ़ी हैं, ये चीजें स्त्रियों और बच्चों पे लागू नहीं होती। अगर इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। किनके लिए? स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि स्त्रियों और बच्चों की जो शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से ये कमजोर होते हैं, तो इनको एक विशेष इनके लिए विशेष व्यवस्था देखी जा सकती है। जैसे कि स्त्री के लिए अलग से ट्रेनों में सीट होती हैं, बसों में सीट होती हैं, और कहीं भी कोई अगर टिकट वगैरह कटवानी हो तो वहाँ अलग से लाइन होती है। तो स्त्री और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। यह अनुच्छेद उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 15(1) की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। अर्थात 15(1) में जो बात कही गई है वो स्त्री और बच्चों पे लागू नहीं है। इनको विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं किसी भी संदर्भ में। ठीक है, अब है अनुच्छेद 15 कोष्टक में
4 आरक्षण की व्यवस्था। इस अनुच्छेद में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है शैक्षणिक विद्यालयों या महाविद्यालय में प्रवेश के लिए। ठीक है, यह खंड संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, किन के संबंध में? जो सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, अर्थात वे जातियां जो कि घुमक्कड़ हैं, वे जातियां जो कि काफी पिछड़ी हुई है और जो शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं, ऐसी जाति या ऐसे लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं, उनके लिए इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष व्यवस्था कर सकता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। फिर है अनुच्छेद 15 कोष्टक में 5। इस अनुच्छेद में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये ऊपर वाले से थोड़ा रिलेटेड है। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जातियां पिछड़ चुकी हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है सरकार के द्वारा। विशेष व्यवस्था विद्यालय खुलवा के की जा सकती है, विशेष व्यवस्था अन्य प्रकार से आर्थिक दृष्टि से की जा सकती है, किसी भी रूप से उनकी सहायता की जा सकती है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15 कोष्टक में 6 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने का उपबंध। अर्थात इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जैसे कि वर्तमान में जनरल में एक और कैटेगरी बनी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अर्थात वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के तहत की गई है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में अवसर की समानता, अर्थात कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, सरकारी भर्ती निकलती है, उस भर्ती में प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, अर्थात प्रत्येक नागरिक को, यहाँ व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, केवल नागरिक सम्मिलित होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है, परीक्षा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इस अनुच्छेद में राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अवसर की समानता प्रदान की गई है। लेकिन शर्त यह है, जैसे कि मान लीजिए शिक्षक की भर्ती निकली है तो इसके लिए बीएड होना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग राज्य की सरकारों ने जो निकाल रखे हैं प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे रीट वगैरह निकाल रखे हैं, ये पास होना जरूरी है, तभी शिक्षक की भर्ती आप देख सकते हो। तो निर्धारित मापदंड को पूरा करके वह किसी भी भर्ती को देख सकता है, इसके कहने का मतलब ये है। फिर अस्पृश्यता का अंत यह है अनुच्छेद 17 में। इस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, अर्थात भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी रूप में छुआछूत का व्यवहार किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, शहर में कहीं पर भी नहीं किया जा सकता। ये क्या है? दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसके द्वारा? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है। इस अनुच्छेद का, अब इस अधिनियम का नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के नाम से ये जानते हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को भाषा के द्वारा अस्पृश्यता नहीं दिखा सकते या व्यवहार के द्वारा अस्पृश्यता नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। ये इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 में। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि का वितरण नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की। अर्थात उसने इसमें भी ये कहा गया है कि 2 प्रकार की उपाधियों का वितरण किया जाएगा। कौन कौन सी उपाधियों का वितरण किया जाएगा? वितरण किया जाएगा केवल सेना से संबंधित उपाधि या शिक्षा से संबंधित उपाधि। अर्थात राज्य कर्नल, कर्नल, जनरल, ठीक है, सूबेदार, हवलदार, ऐसी उपाधियों का वितरण कर सकता है, या शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी ऐसी उपाधियों का वितरण कर सकता है। इनके अलावा किसी भी उपाधियों का वितरण नहीं किया जाएगा। जैसे कि पूर्व में की जाती थी पंजाब केसरी, ठीक है, केसरी हिंद, ठीक है, या इस प्रकार की कोई उपाधि का वितरण राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक,
और अनुच्छेद 18 के कोष्टक 4 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि भारत में किसी लाभ के पद पर, कोई भी व्यक्ति अर्थात अगर विदेशी व्यक्ति भी यहाँ लाभ के पद पे है, सरकारी नौकरी में है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी सरकार से कोई उपाधि या भेंट स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह किसी अन्य सरकार से, अन्य विदेशी सरकार से कोई उपाधि ग्रहण करता है या किसी प्रकार की भेंट ग्रहण करता है, तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों के वितरण पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये समानता के कुछ प्रावधान थे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 तक। इस प्रकार से समानता के ये 5 प्रावधान हैं। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।